कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप कि आप लोगों की तैयारी वगैरह सही चल रही होगी। और अब जो क्लासेज आएंगी, क्योंकि हमने इकोनॉमी सर्वे भी कवर करना है जिसके अंदर हम उत्तराखंड की जीडीपी का आकार, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये सब चीजें कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको आर्थिक सर्वे की ओर लेके चलूं, हम लोग पहले एक बार इस बजट के मेन बिंदु देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वित्त मंत्री जी का भाषण जो था विधानसभा के अंतर्गत, उनके भाषण से भी क्वेश्चन आएंगे। भाषण का मतलब उन्होंने जो बजट पेश करने से पहले एक भाषण बोला जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वहां से वो अभिभाषण, जैसे राज्यपाल का अभिभाषण होता है, राज्यपाल के अभिभाषण में किस किस बिंदु पे फोकस किया गया है, तो वहां से भी क्वेश्चन उठता है वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किन किन बिंदुओं पर फोकस किया गया। जैसे अगर आपने सुना होगा बजट वाला सेशन, तो उसमें कुछ बिंदुओं पे फोकस किया गया। जैसे एस्ट्रो टूरिज्म बोला गया था, नमक जो है आयोडीन युक्त नमक के लिए बोला गया था। इसके अलावा उत्तराखंड को जो नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला, उस पर बोला गया था। मैक्सिमम चीज हालांकि मैंने उसमें कवर करा दी है आप लोगों को। कुछ ही चीजें ऐसी होंगी जो मैंने आपको कवर नहीं कराई हैं, वो उसके बाद जैसे बजट के सेशन के साथ साथ वो वाला पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। देन हम किसकी ओर चलेंगे अपने आप में, आर्थिक सर्वे के। ये क्लासेस पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, प्रवक्ता, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और जितने भी एग्जाम आने वाले एक साल के अंदर होंगे, सभी एग्जाम के लिए समान रूप से ये क्लासेस उपयोगी हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, चूंकि कतिपय बच्चों के द्वारा ये कहा गया है सर पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट गार्ड के लिए टेस्ट पेपर करा दीजिए, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा बच्चों, नए पेपर कराना। हाँ, अगर आप नए छात्र हैं, ध्यान से सुनना, और आपको पुराने 45 से के आसपास पेपर करने हैं, 45 अपनी प्रैक्टिस के लिए, साथ ही साथ जो उसमें न्यू क्वेश्चन ऐड होंगे वो क्विज के फॉर्म पे टेलीग्राम पे मैं करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। स्टडी विथ योगेश अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, जिसमें 38,000 के आसपास मेंबर हैं, तो वहां आप जुड़ने के बाद वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई ना कोई लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। इस बार का बजट अगर आप देखोगे बच्चों, उत्तराखंड सरकार का 2025-26 का ये बजट जो है, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, ठीक है। 25-26 सबसे पहले इस बजट को जो नाम दिया गया बच्चों, नमो कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब नमो का मतलब नरेंद्र मोदी जी मत समझ जाना आप, ठीक है। नमो का मतलब नवाचार से है। इसके अलावा अपने आप में क्या इसको नमो नाम दिया गया, देखो बजट को जो नाम दिया गया बच्चों, इस बार नमो दिया गया है, ठीक है। यानी ये नमो क्या है, नाम दिया गया। अब नमो में एन का मतलब है नवाचार। क्या नवाचार? नवाचार का मतलब है इनोवेशन, जो इंग्लिश में बोलते हैं नई नई खोजें टाइप की, ठीक है। एन का मतलब है नवाचार। कभी क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एन का मतलब नमो बजट दिया गया, इसमें एन का क्या मीनिंग है, ठीक है। इसके अलावा जो ए है, ये है आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ए का मतलब इसमें क्या है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, ठीक है। नमो का मतलब है जैसे नवाचार, ए का मतलब है आत्मनिर्भर उत्तराखंड। इसके अलावा बच्चों एम का मतलब है महाविरासत, यानी ग्रेट जो हेरिटेज है हमारी वो है महाविरासत। और ए का मतलब ओजस्वी मानव संसाधन, ठीक है। एम का मतलब क्या है इसमें, महाविरासत, महाविरासत, ठीक है। और ए का मतलब क्या है, ओ का मतलब ओजस्वी मानव संसाधन, ओजस्वी मानव संसाधन, ठीक है। मानव संसाधन, यानी अगर आप देखोगे बच्चों इस बार के बजट को, इसमें नमो कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो अगर आप ध्यान रखोगे बजट 2025-26 के जो नाम दिया गया है, नमो दिया गया है, और ये नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महाविरासत और ओजस्वी मानव संसाधन इसके अपने आप में बिंदु है, ठीक है। अब अगर आप राज्य सरकार का बजट देखोगे बच्चों, तो ध्यान रखना बजट का आकार पहली बार 1 लाख करोड़ को क्रॉस किया है, ठीक है। यानी जो हमारा बजट है इस बार, इसका जो आकार है, यानी ये जो बजट है बच्चों, ये 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। राज्य निर्माण के बाद पहली बार 1 लाख करोड़ को क्रॉस किया गया है। तो ये जो बजट का आकार दिया है बच्चों राज्य सरकार के द्वारा, ये दिया है अपने आप में जो ये पूछा 1,01,175, ठीक है। लिखो 1,01,175 दशमलव, यानी 1,01,175.33 करोड़, यानी इतना आकार जो बजट का है। टोटल जो बजट कितने का, जैसे पिछली बार अगर जो बच्चे जुड़े थे उनको ध्यान होगा 89,000 करोड़ के आसपास था, 89,000 करोड़ के समथिंग। इस बार उसको क्रॉस करके 1,01,175.33 करोड़ का बजट उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसको जो पिछले बार की कंपैरिजन में बच्चों 13.38% अधिक था, ठीक है। यानी इसमें वृद्धि कितनी की है, 13
0.38% की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब जो पिछले बार पेश किया था, यानी जो वर्ष 2024-25 का बजट था, वो जो बजट था वो था 89,000 करोड़ के समथिंग का, ठीक है। उसका आकार बढ़ाते हुए पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसमें जो है वृद्धि जो हुई बच्चों 13.38% की वृद्धि हुई। एक तो ये पता आपको होना चाहिए, ठीक है। अब जब बजट होता है बच्चों, उसमें सरकार की किस चीज का ब्यौरा होता है, सरकार कितना प्राप्त कर रही है और कितना व्यय करेगी, यानी सरकार के प्राप्तियों और उसका खर्च का ही लेखा जोखा एक प्रकार से बजट में दिखता है। तो सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो अनुमानित प्राप्तियां हैं, सरकार ने जो प्राप्तियों का अनुमान लगा रखे हैं, यानी कुल प्राप्तियां कितनी होंगी राज्य सरकार को ये लगता है, वो है बच्चों अपने आप में कितना 1,01,034.75, यानी 101,034 लिखो, 101 यानी 1 लाख अपने आप में 1,034, ठीक है। 101,034 यानी इतना राज्य सरकार का कहने का मतलब है हमारी प्राप्तियां होंगी 0.75 करोड़, ठीक है। राज्य सरकार का कहना है कि हमारी जो प्राप्तियां हैं टोटल इस बार हम इतना प्राप्त करेंगे, ये एक अनुमानित है राज्य सरकार का, जिसके अंदर 2 हिस्से होते हैं बच्चों। एक, सरकार क्या करती है, राजस्व का प्राप्ति करती है, पूंजी प्राप्ति। अगर पूछता है क्वेश्चन राज्य सरकार के बजट में राजस्व प्राप्ति कितनी है, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा क्या होता है बच्चों, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत। अब ये राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां कई बच्चों को नहीं पता होगा बच्चों, ये इकोनॉमी का अलग से सेपरेट टॉपिक है, शायद मैंने ये कराया भी हुआ है। अगर आप इकोनॉमी की क्लासेस जिन बच्चों ने देखी होगी उसमें मैंने आपको राजस्व प्राप्तियां बोली है। सरकार की इनकम के सोर्स होते हैं बच्चों, क्या रेवेन्यू इनकम कर रही है, कैपिटल से उसको इनकम हो रही है। रेवेन्यू इनकम एक ऐसी इनकम है बच्चों जो अपने आप में निरंतर रूप से आती रहती है, ठीक है। यानी हल्के फुल्के, जैसे आप कहीं पे किराया लेते हैं किसी, जैसे आप लैंडलॉर्ड हैं, आपने किराएदार रखा है, तो अगर आप उससे ले रहे हैं वो राजस्व प्राप्ति है आपकी। लेकिन अगर आपने कोई मकान बेच दिया और सडनली एक ही बार में एक मुश्त पैसा मिल गया आपको, तो पूंजीगत प्राप्तियां होती है। यानी राजस्व प्राप्तियां सरकार की एक ऐसी प्राप्तियां होती है जो एक नियमित अंतराल पर रेगुलर इंटरवल में मिलते रहती है राज्य सरकार को, ठीक है। और जो पूंजीगत प्राप्तियां होती है वो सडनली एक ही बार में आती है। इसके अलावा बहुत से कॉन्सेप्ट इसमें छुपे हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएंगी क्योंकि बहुत लेंथी क्लास हो जाती है। हमारा जहां पे जो ध्येय है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्व प्राप्ति के अंदर सरकार ने जो लक्ष्य रखा है तो 62,540 करोड़ का रखा है, 62,540 करोड़ अपने आप में रखा है, यानी 0.54 करोड़ कर लो, ठीक है। राज्य सरकार ये मानती है कि 62,540.54 करोड़ रुपए हम क्या करेंगे, राजस्व प्राप्त करेंगे इसमें से। अब इसमें से ये घटा तो जो बची हुई है वो पूंजीगत प्राप्ति, और राज्य सरकार मानती है 38,494 करोड़ रुपया जो है हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पूंजीगत प्राप्तियां 38,494, यानी 38,494.21 करोड़ राज्य सरकार का मानना है कि हमारी क्या होंगी बच्चों, पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियां कितनी होंगी, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होंगी राज्य सरकार के द्वारा इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के तरीके से बच्चों जो सरकार व्यय करती है, जैसे हमारी प्राप्तियां होती है ऐसे ही सरकार के द्वारा क्या होती है बच्चों, व्यय किए जाते हैं। तो राजस्व व्यय का जो टारगेट रखा है, यानी सरकार अपना ये मान के कि हम कितना राजस्व व्यय करेंगे और हम कितना पूंजीगत व्यय करेंगे, खर्च जिसको बोलते हैं, ठीक है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय का जो टारगेट है बच्चों राज्य सरकार का वो मान रखा है 59,954 करोड़, ठीक है। लिखो 59,954 करोड़, यानी 59,954 करोड़, 0.65 करोड़, ठीक है, 0.65 करोड़ ये सरकार मानती है कि हमारे राजस्व का क्या होगा, व्यय होगा। इसी के साथ साथ जो पूंजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा माना गया है वो माना गया है बच्चों 41,220 करोड़, ठीक है, 41,220, यानी 41,222.68 करोड़ रुपीज, यानी राज्य सरकार के द्वारा ये। अब आप कहोगे सर ये इतने डेटा कैसे याद करेंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि राज्य सरकार के द्वारा बच्चों कितने का बजट पेश किया गया जिसका आंकड़ा ये है, ठीक है, जो और कितनी वृद्धि थी। अब सरकार जब प्राप्त करती है बच्चों उसमें खर्च भी करती है, और खर्च के तरीके राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च और प्राप्ति के भी, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति वो मैंने आपको बता दिया। अब एक मोटा मोटा अनुमान रखना, अब एग्जैक्टली आपका डेटा आयोग भी नहीं पूछेगा, ठीक है, वो इसके आसपास का गैप दे देगा। जैसे अगर आपको ये एग्जैक्ट पता है, अगर आपसे पूछता है कि वर्ष 2025-26 में सरकार ने पूंजीगत प्राप्तियों का कितना अनुमानित किया है, तो आपको लगभग 38,000 बोलना है, लगभग 38,000, क्योंकि आपको पता है कि टोटल 1 लाख के आसपास का जो है 1 लाख कितने हजार करोड़ का ये है अपने आप में
अगर आपको ये पता है तो इसमें लगभग 38,000 के आसपास आप पूंजीगत प्राप्ति है, तो बची कितनी, लगभग 61-62,000 लगभग बोल रहे हैं, लगभग 62,000 आपका लगभग सरकार राजस्व प्राप्त करेगी, बचा हुआ 38,000 आपका पूंजीगत प्राप्ति है। इसी तरीके से लगभग राज्य सरकार 59,000 पूंजीगत राजस्व व्यय करेगी, बचा हुआ 41,000 पूंजीगत व्यय राज्य सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए, एक मोटा मोटा अनुमान तब भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा राज्य सरकार जब बच्चों राजस्व प्राप्ति करती है उसके दो तरीके होते हैं। राजस्व रेवेन्यू में भी एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है सरकार का। ठीक है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व जिसको बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। राज्य सरकार का जो टोटल बजट है उसमें कर राजस्व का योगदान लिखो, कर राजस्व यानी जो टैक्स से मिलता है इनको। ठीक है, कर राजस्व का योगदान, कर राजस्व का जो योगदान है बच्चों वो है 39,917 करोड़, 39,917 यानी 39,917.74 करोड़ अपने आप में सरकार ये मानती है कि हमें कितना होगा, राजस्व का योगदान होगा। और गैर कर जो टैक्स से हट के है, ठीक है, गैर कर राजस्व, ये जो गैर कर राजस्व है बच्चों ये कितना माना है राज्य सरकार द्वारा, 22,622। ठीक है, 22,622 यानी 22,622 यानी 22,622.80 करोड़ यानी 0.80 करोड़। अब आप कहोगे ये कौन सा वाला है, ये जो आपका सरकार का कर वाला है ना, लगभग 59 के आसपास, जो 60 के आसपास बताया है, उसमें से उसके भी दो हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं हम टैक्स रेवेन्यू, एक को बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी जो कर से हट के जो इनकम होती है, एक को टैक्स। ये एक मोटा मोटा अनुमान आपको क्या रखना बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बार का जो बजट था नमो के अलावा एक ज्ञान मॉडल बोला जाता है। ठीक है, पिछली बार भी सेम था, बजट में एक ज्ञान मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया गया, वो ज्ञान मॉडल के अंदर आप किस किस को शामिल करोगे, ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार अभी विंसर में भी बताया, क्योंकि पिछली बार भी ज्ञान मॉडल पे था, इस बार भी ज्ञान मॉडल है। ज्ञान मॉडल में बच्चों 4 चीजें ही लेते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी। ठीक है, लिखो इस पे फोकस होगा, गरीब, युवा, अन्नदाता मतलब किसान। ठीक है, अन्नदाता, अन्नदाता मतलब किसान लिख लेना ब्रैकेट में, और नारी, नारी मतलब महिला सशक्तिकरण यानी महिलाएं। ठीक है, इस पे जो है अपने आप में बजट फोकस करता है, यानी जो ज्ञान मॉडल है उसको समाहित करता है बजट में। ये आपको पता होना चाहिए कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के लिए ये गरीब मॉडल अपने आप में दिया गया है। ठीक है, ये ज्ञान मॉडल अपने आप में राज्य सरकार का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पे पूछा जाता है वो पूछता है कि आखिर राज्य सरकार को इनकम होती कहाँ से है, सरकार के आय के स्रोत, यानी सरकार का रुपया सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, और सरकार अपना सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पे करती है। और क्वेश्चन आपका यहीं से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि राज्य सरकार कर कहाँ से, रेवेन्यू मतलब जो सरकार का पैसा वो कहाँ से आता है और कहाँ पे सबसे ज्यादा खर्च करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कर देना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, देखो राज्य सरकार का रुपया आता है कहां से रुपया आता है राज्य सरकार का। ठीक है, देखना टॉप 4 चीजें बताऊंगा आपको मैं, जहां से आपको क्वेश्चन याद रखना है कि इस पोर्शन से। तो ध्यान रखना बच्चों, राज्य सरकार को सर्वाधिक जो इनकम होती है वो स्वयं का कर राजस्व है, यानी स्वयं का कर राजस्व सर्वाधिक उसको होती है, स्वयं का कर राजस्व। अब स्वयं का सोचोगे, देखो कर स्वयं का मतलब कई बार राज्य सरकार को केंद्र सरकार भी टैक्स का हिस्सा देती है ना, जैसे जीएसटी, सीजीएसटी, ये वो। इसके अलावा कुछ कर ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र सरकार वसूलती तो केंद्र सरकार है, बांटती वो राज्यों को भी है, उसको हटा के जो राज्य सरकार के खुद के कर हैं, खुद जो राज्य सरकार आरोपित करेगी और खुद ही राज्य सरकार उसको कलेक्ट करेगी, उसको बोलते हैं स्वयं का कर राजस्व। तो सरकार की जितनी भी इनकम है बच्चों उसमें सबसे ज्यादा योगदान है स्वयं के कर राजस्व में, इसका है 29.38%, यानी 29.38% राज्य सरकार क्या करती है बच्चों, स्वयं के कर राजस्व से इनकम गेन करती है। ठीक है, दूसरा है बच्चों लोक ऋण, यानी सरकार क्या करती है, ऋण लेती है जो, यानी लोक ऋण। ठीक है, जैसे आरबीआई से ले लिया या भारत सरकार से ले लिया या किसी ऐसे फाइनेंस कंपनी से ले लिया सरकारी। ठीक है, तो लोक ऋण से सरकार को बच्चों 23.21% की इनकम होती है, 23.21%। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सरकार का, उत्तराखंड सरकार के बजट के अनुसार स्वयं का कर राजस्व का सबसे ज्यादा इनकम होती है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों केंद्र से सहायता अनुदान, केंद्र से सहायता अनुदान। ठीक है, केंद्र से सहायता अनुदान, यानी राज्य सरकार को जो केंद्र से सहायता अनुदान से इनकम होती है बच्चों वो कितनी होती है, लगभग 22.30%। ठीक है, देखो
22.30%। और अंत आता है बच्चों केंद्रीय करों में राज्य का अंश। ठीक है, देखो केंद्रीय टैक्स में राज्यांश यानी राज्य का अंश। ठीक है, यानी केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है बच्चों वो कितना है अपने आप में 19.46%। अब देखो, अब आपको कि सर ये डेटा याद करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन के राज्य सरकार की जो इनकम है उसके सबसे बड़े स्रोत के अंदर आता है, तो स्वयं का कर राजस्व, या इनका घटता हुआ क्रम भी पूछ सकता है घुमा के। निम्नलिखित का सही अरेंजमेंट कौन सा होगा, यानी अपने आप में घटते हुए क्रम में राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली आय का घटता हुआ क्रम क्या होगा। पहले में सबसे पहले क्या आएगा, स्वयं का कर राजस्व, ये ध्यान रखना। देन आएगा लोक ऋण, फिर आएगा केंद्र से सहायता, फिर आएगा केंद्रीय करों में राज्य का अंश। ठीक है, ये तो सरकार का रुपया कहां से आ रहा है। इसी प्रकार से सेकंड होता है बच्चों रुपया कहां जाता है, यानी खर्च कहां होता है, यानी राज्य सरकार का सर्वाधिक खर्च कहां पे है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो राज्य सरकार सबसे ज्यादा जो खर्च होता है बच्चों राज्य सरकार का वो अपने आप में होता है पेंशन, वेतन, भत्ते, मजदूरी और अधिष्ठान व्यय। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा खर्च होता है बच्चों वेतन, भत्ते, मजदूरी व अधिष्ठान यानी स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अधिष्ठान व्यय, अधिष्ठान मतलब जैसे हर किसी का होता है ना, कर्मचारियों का अपने आप एक अधिष्ठान होता है जहां उनका सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, उनके प्रमोशन से लेके उनके प्लेसमेंट से लेके वो जो अधिष्ठान से संबंधित कार्य होते हैं, यानी वो सबसे ज्यादा मतलब राज्य सरकार का व्यय इसी में होता है। और ये होता है बच्चों 23.98%। ठीक है, 23.98%। अगर इंडिविजुअल को देखोगे। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों राज्य सरकार का जो खर्च होता है वो होता है किसमें, पेंशन व आनुतोषिक में 12.13%। ठीक है, पेंशन वगैरह देती जो, ठीक है, या आनुतोषिक, इसमें होती है बच्चों अपने आप में राज्य सरकार का खर्च, और ये होता है अपने आप में 12.13%। ठीक है, 12.13%। तीसरा आता है वृहत व लघु निर्माण कार्य, बृहत ऑब्लिक लघु निर्माण। ठीक है, यानी बड़े और जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं बच्चों इसमें राज्य सरकार का खर्च होता है, ये होता है कितना 10.94%। ठीक है, कितना लिखोगे 10.94%। और फोर्थ नंबर में आता है बच्चों ब्याज, यानी राज्य सरकार जो अपने में ब्याज और लाभांश करती है उसमें खर्च करती है। ठीक है, लिखो ब्याज जो सरकार को देना पड़ता है और लाभांश। ठीक है, ब्याज और लाभांश में जो राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है वो कितना करना पड़ता है 8.56%। ये है राज्य सरकार के खर्च, यानी कहाँ पे सबसे ज्यादा खर्च होता है ये पूछता है तो ये हो जाएगा। ठीक है, वेतन, भत्ते, मजदूरी, व्यय। ठीक है, और पेंशन और अनुतोषिक मत। इसके अलावा एक पॉइंट है जो सबसे ऊपर है बच्चों अन्य व्यय। अब अन्य में तो बहुत हो जाएगा ना, अन्य में कोई इंडिविजुअल ऐसा तो नहीं होगा, तो अन्य व्यय होता है 28% के आसपास, लेकिन वो अन्य व्यय में तो बहुत सारी चीजें होंगी। अब इंडिविजुअल तो है नहीं, इंडिविजुअल देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें आएगा बच्चों अपने आप में वेतन भत्ते, ये है बच्चों 28.97%। ठीक है, राज्य सरकार का जो खर्च होता है। इसके अलावा आपको क्या करना है इसके बाद, अब क्योंकि हम लोग बजट में क्या देखते हैं बेसिकली, सरकार ने कितने का बजट पेश किया, सरकार ने राजस्व व्यय कितना किया है, पूंजीगत व्यय कितना किया है, राजस्व आय कितना अनुमानित है, पूंजीगत आय कितनी अनुमानित है, यही सब हमें देखनी पड़ती है। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों ये पूछ देता कि इस सेक्टर को कितना पैसा दिया। अब हर सेक्टर तो पढ़ेंगे नहीं, कुछ इंपोर्टेंट मैं लिखा देता हूं, आप देख लेना, लेकिन आएगा नहीं क्वेश्चन वहां से, बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन वहां से पूछेगा। फिर भी आप लिख लो उद्योग और स्टार्टअप्स में एमएसएमई उद्योग को कितना दिया है, एमएसएमई उद्योग यानी जो सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग होते हैं बच्चों, उनको राज्य सरकार ने 50 करोड़ का क्या दिया है बच्चों अपने आप में व्यय सरकार इस फील्ड में करेगी। ठीक है, यानी 50 करोड़ रुपए इसमें फील्ड में करेगी इस वर्ष में। इसके अलावा जो मेगा उद्योग नीति है बच्चों उसमें 35 करोड़ रुपया राज्य सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मेगा उद्योग नीति, इसमें राज्य सरकार कहती है कि हम लोग 35 करोड़ रुपए इसमें हम इस बार खर्च करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो स्टार्टअप प्रोत्साहन है, जो नए स्टार्टअप कर रहे हैं 30 करोड़ स्टार्टअप प्रोत्साहन। ठीक है, इसमें कितना करेंगे राज्य सरकार के द्वारा 30 करोड़ रुपए। और लास्ट आता है तो मेगा परियोजना योजना, यानी बड़ी मेगा परियोजना। ठीक है, उसमें 500 करोड़ मेगा परियोजना योजना, ये 500 करोड़।
यानी राज्य सरकार का कहना है कि हम जो उद्योग सेक्टर है उसमें जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है उसमें 50 करोड़ का बजट रख रहे हैं। मेगा उद्योग नीति में हम 35 करोड़, स्टार्टअप के लिए हम 30 करोड़, और बड़ी परियोजनाएं जो मेगा परियोजना है उसमें हम 500 करोड़ रुपए का करेंगे, खर्च करेंगे। इसी तरीके से बच्चों जो जल जीवन मिशन आपने सुना होगा 1843 करोड़, हर घर जल वाला, ठीक है, लिखो जल जीवन मिशन 1843 करोड़, ठीक है। यानी जल जीवन मिशन के अंदर 1843 करोड़ का इस बार लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ शहरी जल आपूर्ति में 100 करोड़, यानी जो शहरी क्षेत्र में वहां जल की आपूर्ति करने के लिए 100 करोड़ शहरी जल आपूर्ति, यहां पे कितना लक्ष्य रखा गया है। कभी बाई चांस तुक्के से क्वेश्चन आ गया कि यार जेजेएम जल जीवन मिशन में कितने का लक्ष्य रखा है, शहरी जल आपूर्ति, बहुत कम चांसेस है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन अगर आप ना खाली एक बार देख के जाओगे, एटलीस्ट आप गैस करने के लेवल के तब भी बन जाओगे, ठीक है। तो शहरी जल आपूर्ति में 100 करोड़ का इन्हें लक्ष्य रखा है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि हम लोग 220 नई सड़कें बनाएंगे। यानी अगर पूछता है कि बजट में कितनी नई सड़कें बनाने की घोषणा की गई है, तो 220 नई सड़कें राज्य सरकार के द्वारा इस बार क्या कहा गया है, बनाने की घोषणा की गई कि हम लोग 220 नई सड़कें बनाएंगे। इसके साथ साथ ही बच्चों एक सड़क सुरक्षा पहल होती है जिसके लिए 1200 करोड़ रुपए देने की बात की गई। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। सड़क सुरक्षा पहल, जो रोड सेफ्टी के लिए जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसके लिए 1200 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने क्या रखा है, टारगेट रखा है इस बार खर्च करने का। तो सड़क सुरक्षा पहल को 1200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ एक मानस खंड योजना है बच्चों 25 करोड़, और वाइब्रेंट विलेज के लिए 20 करोड़, ठीक है। मानस खंड को आपको पता होगा, जो मानस खंड परियोजना चल रही है मंदिर दर्शन वाली, ठीक है, मानस खंड के लिए 25 करोड़, और अपने आप में वाइब्रेंट विलेज योजना बताई थी ना मैंने आपको। वाइब्रेंट विलेज योजना क्या है, वाइब्रेंट विलेज जो सीमावर्ती गांव है, पहला गांव, उनके विकास के लिए जो वाइब्रेंट विलेज योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसमें 20 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। लास्ट दो लिख लो बच्चों, एक कैंपा योजना है जलवायु परिवर्तन और ये जो अपने आप में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित, उसमें 395 करोड़, ठीक है, लिखो कैंपा, इसमें 395 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, ठीक है। और सारा मैंने बताया था आपको, सारा बहुत बार बता दिया, जो नदियों के पुनरुद्धार से संबंधित है, जल स्रोतों के पुनरुद्धार से संबंधित है, उसके लिए 125 करोड़, ठीक है। और लास्ट लिखो खाद्य सुरक्षा योजना में 600 करोड़ रुपया राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वो खाद्य सुरक्षा योजना में खर्च करेगी, ठीक है। खाद्य सुरक्षा में 600 करोड़, ठीक है। ये अब आप कहोगे सर इतने डेटा हम कैसे याद करेंगे? बच्चों ये याद नहीं करने, ये एक बार देख के जाना है। देखने का मतलब 2-3 बार देखोगे, पेपर में बाई चांस आ गया तो गैस करने लेवल तो बनेगा ना, एटलीस्ट गैस तो कर सकते हो कि यार हाँ इतना तो नहीं था, लगभग इतना था। अब इतना भी नहीं देख पाओगे तो कैसे बनेगा, ठीक है। आई होप की चीजें समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।